देखिए अगला समास है तत्पुरुष समास। अब इस समास की जब आप बात करते हैं तो देखिए ये समास कारक पर आधारित है। कारक आपने पढ़ा होगा, 8th तक आपने पढ़ा है कारक, जिसमें विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह आपको पता है, वो परसर्ग उनको बोलते हैं हम। किसी भी जब वाक्य में संज्ञा और क्रिया जिस माध्यम से जोड़ी जाती है उसे विभक्ति कहते हैं। तो तत्पुरुष समास उन विभक्तियों पर आधारित है, और जितनी विभक्तियां हैं उतने ही समास हैं, बस उसमें प्रथमा विभक्ति का समास नहीं मिलता आपको, और उधर संबोधन का समास आपको नहीं मिलता। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट भी दी जाएगी, आपको बताया भी जाएगा। तो ये देखिए तत्पुरुष समास बहुत आसान होता है। अव्ययीभाव समास भी आसान था। अव्ययीभाव समास में आपको पहचान मैंने बता दी थी कि जो पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। अब तत्पुरुष समास में पहचान देखने, तत्पुरुष समास क्या है ये आप देखेंगे, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में जानकारी देख लीजिए क्या है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होगा। देखिए मैंने आपको 2 पद बताए थे ना, पहला पद और दूसरा पद। पहले को हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। तो जो दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा। क्यों? क्योंकि उस दूसरे पद में उस पूरे वाक्य, माने जो भी 1-2 शब्द का जो भी वाक्य बनेगा या फिर जो भी सामासिक विग्रह बनेगी, उस समस्त पद के बाद उस लास्ट पद पर वो पूर्णतया आधारित होगा। आगे आपको पता चल जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एक डेफिनेशन के आधार पर इसे देखें कि वह तत्पुरुष समास है। इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य का संबंध कैसे होता है? माने वो एक विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह कारगर साबित नहीं होगी, लेकिन ये कहीं कहीं इसके उदाहरण आपको मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे। तीसरा पॉइंट है कि विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है। लोप माने होता है हटा देना। मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले ये वाला उदाहरण आपको बताया था, याद हो अगर आपको। रसोई घर, रसोई के लिए घर। रसोई घर की सामासिक विग्रह क्या होगी? देखिए विग्रह बोलते हैं इसको पूरा। रसोई के लिए घर, के लिए जो है ना यहाँ पे विभक्ति है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, एक ऐसा घर जहाँ पे रसोई बनाई जाएगी। रसोई का बनाने का अर्थ माने अन्न पकाने का अर्थ है, ठीक है। तो रसोई के लिए घर। अब ये जो के लिए शब्द विभक्ति है, आपको पता होगा कि ये संबंध तत्पुरुष में आती है। संबंध में आती है कि संप्रदान में आती है? ये शायद मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। ये संप्रदान में आएगी, ये गलत हो गया है, ठीक है। हाँ संबंध संप्रदान, हाँ ये संप्रदान के लिए है, ठीक है। यहाँ पे संप्रदान लिखना था मेरे को, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर अन्य कारक चिन्हों विभक्तियों का प्राय लोप हो जाता है। माने कहने का अर्थ ये कहना चाह रहे हैं कि जो कर्ता और संबोधन, मैंने अभी यही बताया था ना कि कारक जितने हैं उतने ही तत्पुरुष समास हो जाते हैं, तत्पुरुष समास के भेद हो जाते हैं, लेकिन बस कर्ता और संबोधन में नहीं होता, वही बात कही है। अतः पहले पद में जिस कारक या विभक्ति का लोप होता है उसी कारक या विभक्ति के नाम से इस समास का नामकरण हो जाता है, ठीक है। मैं इसे चेंज कर दूंगा, ये यहाँ पे जो इसका जो गलत लिख दिया है मैंने, मैं इसे सही कर दूंगा, आप चिंता ना करें लिखते समय। तो ये वाला आपको नहीं लिखना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि उसी कारक का विभक्ति के नाम से समास हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये शब्द ये था के लिए जो होगा संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाता, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, रसोई घर दे देंगे आपको और कहेंगे कि सामासिक विग्रह बताइए इसका और इसका समास का भेद बताइए। तो आप 2 तरह से इसको हल कर सकते हैं, या तो आप वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष लिख सकते हैं या फिर सिर्फ आप तत्पुरुष लिख सकते हैं। मेरी राय आपसे ये है कि आप सिर्फ वहाँ पे तत्पुरुष लिखेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि आपको अगर तत्पुरुष का भेद नहीं पता, चलो आपने गलत लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये मेरी गलती है, तो वहाँ पे वो फिर आपका आंसर गलत कर सकता है। तो इससे अच्छा ही आपको ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं, आप डायरेक्ट वहाँ पे तत्पुरुष आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहला जो बनेगा वो द्वितीय कर्म तत्पुरुष बनेगा। अब मैंने द्वितीय क्यों लिखा है यहाँ पे? द्वितीय इसलिए लिखा है कि ये द्वितीय विभक्ति होती है, आपने जानते होंगे द्वितीय विभक्ति बोलते हैं उसको, और नहीं भी जानते हैं तो आप ऐसे देखें, कर्म तत्पुरुष इसको बोलते हैं। कर्म कारक है ना, तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का सूचक होता है।
तो कर्म तत्पुरुष के क्या डेफिनेशन है कि जहां द्वितीय विभक्ति के चिन्ह को हटा दिया जाता है, जहां द्वितीय विभक्ति के चिन्ह को हटा दिया जाता है, यहाँ पे क्या है कि ये कर्म के विभक्ति को हटाता है। तो कर्म की विभक्ति क्या है? को। तो इसके उदाहरण क्या है कि परलोक को गमन, तो परलोक को गमन माने परलोक गमन, तो परलोक को गमन माने परलोक को जाने वाला, ठीक है। तो अब ये परलोक को जाने वाला ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो परलोक गमन का समासिक विग्रह क्या बनेगा? परलोक को गमन। फिर है स्वर्ग प्राप्त, देखो ये यहाँ लिखना था, ये यहाँ लिखना था, माने ये पहला आप इसे उदाहरण को ऐसे समझे। स्वर्ग प्राप्त माने स्वर्ग को प्राप्त, कहते ना उनको तो स्वर्ग प्राप्त हो गया, तो उनको स्वर्ग प्राप्त कैसे हो? माने उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग को, वे स्वर्ग को प्राप्त हो गए। स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो, वो तो ये भी हो सकता है, लेकिन स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग को प्राप्त ज्यादा उचित होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे तत्पुरुष के उदाहरण क्यों हैं, ये कर्म तत्पुरुष के उदाहरण क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे को विभक्ति को हटा दिया जा रहा है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ठीक है। फिर आगे क्या है इसमें? आगे है तीसरा, मतलब तृतीयकरण तत्पुरुष। इसमें दूसरा पॉइंट है तृतीयकरण तत्पुरुष। इसमें तृतीय विभक्ति चिन्ह से के द्वारा को हटा दिया जाता है। देखो से और के द्वारा क्यों ब्रैकेट में लिखा है? क्योंकि आपको पता होगा, आपने कारक पढ़ा होगा, याद दिलाते हैं तो फटाफट से जो है ना दो जगह आता है, वहां पे दो जगह से आता है। एक तो अपादान के अर्थ में आता है, अपादान माने होता है अलग होने के अर्थ में, तो अपादान माने पंचमी विभक्ति कारक में भी इसका प्रयोग होता है, किसका? से का। और ठीक वैसे ही तृतीय में से का प्रयोग होता है, लेकिन उस से में अलग होने का अर्थ होता है, भय होने का अर्थ होता है, मुक्त होने का अर्थ होता है। लेकिन करण कारक में से का जो अर्थ होता है वो के द्वारा का अर्थ होता है, ठीक है। इसीलिए जो तृतीय तत्पुरुष है उसमें से का लोप होता है, माने उस विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है। इसके उदाहरण देखिए कि हस्तलिखित, हस्तलिखित, हाथ से लिखित माने हाथों के द्वारा जो लिखा जा रहा है। फिर है तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, यहाँ पे आप कृत भी लिख सकते हैं और रचित भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। मदमस्त, मद से मस्त, मद माने होता है नशा, नशे में, नशे से मस्त। अब नशे में मस्त भी हो सकता है, नशे से में मस्त भी हो सकता है, लेकिन ये से बेहतर होगा इसका आंसर। देवकृत, देव द्वारा कृत, कृत माने होता है रचना करना, मैं फिर से बता रहा हूं, कृत माने होता है रचना करना, देवकृत माने देव द्वारा कृत। हस्त से लिखित, हाथ के द्वारा लिखित, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें तत्पुरुष के जो उदाहरण आपको बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं। अगला है चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष का अर्थ जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें चतुर्थी, इसमें क्या होता है, इसमें चतुर्थी विभक्ति चिन्ह के लिए को हटा दिया जाता है। जो वो जो मैंने पहला गलती किया था ना वो यही इसी का उदाहरण है, तो के लिए को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या इसके उदाहरण है ये देख लेंगे आप। इसके उदाहरण है दान पात्र, दान के लिए पात्र माने एक ऐसा पात्र जिसमें दान देना है, तो दान के लिए पात्र, दान पात्र। विद्या मंदिर, विद्या के लिए मंदिर। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। सभा भवन, सभा के लिए भवन, एक ऐसा भवन जहां पे सभा होनी है तो सभा के लिए भवन। ये क्या कहलाएंगे? ये चतुर्थी विभक्ति कारक कहलाएंगे या संप्रदान कारक, सॉरी संप्रदान तत्पुरुष कहलाएंगे, कारक नहीं कहलाएंगे, संप्रदान तत्पुरुष कहलाएंगे। तो ये संप्रदान के उदाहरण क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम के लिए का लोप कर देंगे या के लिए विभक्ति को हटा देंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि ये बात आपको तक समझ में आ रही होगी। जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट के द्वारा अपनी समस्या का समाधान पर्सनल मैसेज के द्वारा मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पंचमी अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या है कि पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से, जैसे तृतीया का से था वो था द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में, ठीक है। अब मुझे लगता नहीं है कि आपको इतनी छोटी छोटी चीज मैं आपको बताऊं, फिर भी मैं आपको रिवीजन, मतलब आपको ये याद आ जाएगा यहाँ पे समझने के लिए। तो पंचमी अपादान तत्पुरुष में क्या है कि से जो शब्द है वो अलग होने के अर्थ में हो रहा है, से का प्रयोग जो होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है, तो उसका यहाँ पे उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है।
तो वही होता है अपादान तत्पुरुष। ठीक है, मैं फिर से बता दूं आपको कि आपको ये सारे उदाहरण तो याद रखने हैं, भले ही आप इस चीज को भूल जाए, लेकिन बस ये पता होना चाहिए किस से किस विभक्ति का हट रहा है। तो जहां पे विभक्ति का लोप हो रहा है, खास करके जहां पे विभक्ति का लोप हो रहा है, किसी भी विभक्ति का लोप हो रहा है, हटा करके आप कोई भी शब्द उसमें नहीं जोड़ रहे हैं, तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो पंचमी विभक्ति का अपादान का उदाहरण देख लेते हैं, अपादान तत्पुरुष का उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला है कि दोष मुक्त, तो दोष से मुक्त। अब आप कहेंगे कि मुक्त है तो ये यहाँ पे कैसे अपादान में आ गया? तो देखो, मुक्त माने अलग होना, छोड़ देना, ये सब इसी में आएगा। ठीक है, और इसमें एक शब्द और आता है भय, रोगी, भय, ये भी इन्हीं के उदाहरण है अपादान के। आपने अगर कारक पढ़ा हो ना 8वीं क्लास का, वहां पे आप देख लेना एक बार जाकर के किताब को, पुरानी किताब को खोल करके, उसमें अपादान कहाँ कहाँ होता है सब पता चल जाएगा। अलग होने में, भय होने में, ठीक है, डरने में, और किसी रोगी के होने में, मुक्त होने पे, सब जगह अपादान लगता है। तो जहां जहां अपादान वाला ये से लगेगा तो वहां पे वही अपादान तत्पुरुष का प्रयोग होगा। वही दोष मुक्त क्या है? ये समस्त पद है। तो दोष मुक्त की सामासिक विग्रह क्या होगी? दोष से मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, जल रिक्त, जल से रिक्त, नरक भय, नरक से भय। ठीक है, माने नरक से भय, माने नरक से डर है। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। अब देखिए, ये जो है ये भी तत्पुरुष में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो काम चोर से अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि ये जो काम चोर है, काम से जी चुरा है, माने काम से अपने आप को हटाना चाहता है। तो इसीलिए इसका अर्थ जो निकलेगा वाक्य के तौर पे, सामासिक विग्रह के तौर पे, काम से जी चुराने वाला। अगला है जन्म रोगी, जन्म से रोगी। ठीक है, मैंने बताया था आपको, रोगी भी इसी में आता है कि जो ऐसे रोग जो जन्म से होते हैं वहां पे भी अपादान होता है, अपादान विभक्ति लगती है। तो जहां जहां अपादान विभक्ति लगेगी वहां वहां अपादान तत्पुरुष माना जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है धर्म विमुख। विमुख का अर्थ होता है अलग होना, विमुख का अर्थ होता है अलग होना। तो धर्म, तो आपने सुना होगा वाक्य में कि कैसी धर्म विमुख बातें कर रहे हो। तो जो धर्म विमुख मीन्स धर्म के अलग होकर के बातें कर रहे हो, अलग हट करके बातें कर रहे हो। तो धर्म से विमुख का अर्थ है धर्म से अलग। तो इसीलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष का प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखेंगे षष्ठी संबंध तत्पुरुष। ठीक है, षष्ठी विभक्ति कहाँ पे प्रयोग होती है? संबंध तत्पुरुष में प्रयोग होती है। तो संबंध तत्पुरुष का क्या मानना है, क्या कह रहे हैं ये कि षष्ठी विभक्ति चिन्ह, जो षष्ठी विभक्ति में जो चिन्ह आते हैं, संबंध तत्पुरुष के जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, उनको हटा दिया जाता है। कौन कौन से है? का, के, की, ये आपको पता है। ठीक है, कारक एक बार आप देख लेंगे, मैं अदरवाइज मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें कारक की ये विभक्तियां चिन्ह आपको पता चल जाएंगी। तो इसके बनने वाले उदाहरण देखिए, देवदास शब्द है, जैसे देवदास, ये समास शब्द है, इसका विग्रह क्या होगा? देव का दास। अब देवों का दास नहीं करना, देव का दास। लखपति, लाखों का पति। अब पति का अर्थ होता है मालिक, स्वामी। ठीक है, पति शब्द का प्रयोग होता है ना, पति पत्नी, तो पत्नी का स्वामी कौन है? पति। तो इसीलिए पति का अर्थ होता है स्वामी। मालिक, मालिक का अर्थ पत्नी के अर्थ में नहीं लेना। ठीक है, गलत चीजें नहीं समझा रहा हूं मैं आपको। लखपति, लाखों का पति मीन्स मालिक या स्वामी। करोड़पति, करोड़ों का पति, करोड़ों का स्वामी। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का स्वामी। ठीक है, अब राष्ट्र का स्वामी कैसे होगा? अब क्योंकि हम तो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो राष्ट्र का एक ऐसा स्वामी जो प्रजा के हित का कार्य करे। ठीक है, आगे शब्द है देवमूर्ति, तो देव की मूर्ति। ठीक है, इस प्रकार से ये इस तरह से उदाहरण है। तो जब तक आप इन उदाहरणों को देखेंगे, और आपकी किताब में भी कई सारे उदाहरण हैं, उनको आप देखेंगे और मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे, और उसमें जो डेफिनेशंस उनको देखेंगे, इन डेफिनेशंस को देखेंगे, मुझे पूरी आशा है कि आपको समास अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इन क्लासेस को हल्के में मत लीजिए कि अरे बस मैटर मिल रहा है, बस कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। सीरियसली बोल रहा हूं मैं कि इस समय का बहुत सदुपयोग कीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे तो 21 दिन और 22 दिन और 24 दिन ऐसे बर्बाद नहीं जा रहे। देखिए, सभी टीचर्स अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप हम तक पहुंचिए। ठीक है, आप हमसे सवाल पूछिए, कोई सवाल का जवाब अगर हम नहीं दे रहे हैं तो हमको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, अदरवाइज हम सभी आपके लिए सजग हैं।
आगे बढ़ते हैं। सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष, इसमें क्या है, इस सप्तमी विभक्ति को अधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति को अधिकरण कहा जाता है, तो ये तत्पुरुष का नाम है, अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष का एक और कहेंगे कि एक और प्रकार है, इसमें सप्तमी विभक्ति के चिन्ह को हटा दिया जाता है, में और पर को हटा दिया जाता है। इसके उदाहरण क्या बनते हैं, ग्राम वास। अब ग्राम वास में आप ग्राम का वास नहीं कहेंगे, ग्राम में वास। ठीक है, अगर आप ग्राम का वास भी कहेंगे तो भी ये तत्पुरुष का ही उदाहरण रहेगा। इनमें बड़ी विशेषता है, एक दूसरे में मिक्स हो तो सकते हैं लेकिन ये रहेंगे तत्पुरुष के ही। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये भी भूल जाते हैं तो आप इनसे बचें कि आप इनको उत्तर जब आप दें तो वहां पे इस प्रकार के आपको नाम देने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर आपको ये पता चल गया कि ये तत्पुरुष का है, अगर विभक्ति इसमें लगी है, विभक्ति गायब हो रही है, लोप हो रही है, हट रही है, तो इसे आप तत्पुरुष का उदाहरण का नाम दे करके स्पष्ट लिखें। आप पूरा नाम ना भी बताएंगे तो गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप बीती, आप पर बीती, आप का मतलब होता है स्वयं, स्वयं पर बीती जो होती है वो आप बीती होती है। कहते हैं ना आत्म कथा, तो आत्म की कथा, तो वो षष्ठी तत्पुरुष का, तो ये भी तत्पुरुष का ही उदाहरण है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। शोक मग्न, शोक में मग्न, मतलब एक व्यक्ति है शोक मग्न, कहते हैं ना ये तो बड़ा शोक मग्न है, प्रेम मग्न है। प्रेम में मग्न माने प्रेम में खोया हुआ है, डूबा हुआ है, मग्न मीन्स डूबा हुआ, शोक मग्न मीन्स शोक में मग्न, शोक में डूबा हुआ। और अंतिम है जलमग्न, जल में डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ, जल में पूरी तरह से डूबा हुआ। इस प्रकार से ये है उदाहरण, इनको आप ध्यान रखेंगे और जो भी नहीं समझ में आएगा मुझे जरूर बताएं। अब देखिए इसमें कुछ और भी अलग तरह के तत्पुरुष समास आते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे विभक्ति हटाई थी, तो कहीं कहीं क्या होता है कि पूरा शब्द समूह हटाते थे हम, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो हम शब्दों का समूह भी हटाते हैं, वो आगे देखते हैं क्या है। ये भी जानने योग्य बात है, इसलिए मैंने इस चीज़ को ऐड किया। देखो क्लास 10th है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बहुत गंभीरता से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है हाँ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है आपका हमारे से, लेकिन आप इस इंटरेक्शन को बना सकते हैं। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट लिख सकते हैं, लेकिन बचें यूट्यूब पे कमेंट, क्योंकि वहाँ थोड़ा पढ़ने में मुश्किल होती है। व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लिखेंगे, मैं आंसर तुरंत दूंगा थोड़ी बहुत देर में। आगे बढ़ते हैं। शब्द समूह का परसर्ग विभक्ति की तरह लुप्त हो जाना, परसर्ग शब्द को इग्नोर कर दें अगर टफ सा लग रहा हो तो। शब्द समूह का, मैंने अभी बताया ना ग्रुप ऑफ वर्ड, तो अगर शब्दों का जो समूह है अगर वो विभक्ति की तरह लुप्त हो जाएगा, हट जाएगा, लुप्त होना मीन्स हट जाना, लोप हो जाना। जैसे अभी हमने विभक्तियां हटाई थी पिछली वाली स्लाइड में, पिछले वाली जैसे ना कि करोड़ों का पति का हटा दिया तो करोड़पति बन गया, राष्ट्र का पति तो का हटा दिया तो राष्ट्रपति बन गया। ऐसे में क्या है कि हम इनमें पूरे शब्द के शब्द हटाएंगे। चलो देखते हैं। अनेक बार दोनों पदों के बीच पूरे शब्द समूह का विभक्ति की तरह लोप हो जाता है, माने वो गायब हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। कैसे, तो आगे देखें। दही बड़ा, तो दही में डूबा बड़ा। ठीक है, कहने को तो ये अधिकरण तत्पुरुष का है, ये तत्पुरुष का ही उदाहरण है। तो दही में डूबा, तो केवल अगर हटना था तो में हटना था, तो तब भी नहीं बनता, दही डूबा बड़ा थोड़ी ना बनता। इसीलिए इसमें क्या हटाया, दही में में डूबा शब्द को हटा दिया। तो ये ग्रुप हो गया, ये समूह हो गया। एक से ज्यादा शब्द कोई होगा तो वो समूह कहलाएगा। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। ठीक है, अब गुल्ला का अर्थ आपको पता ही है कि एक इस प्रकार का एक कोई भी बॉल की तरह कोई भी एक ऐसी चीज, तो रस में डूबा हुआ गुल्ला, तो डूबा हुआ शब्द को हटाया। बैलगाड़ी, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी। अब इसके दो बन सकते हैं सामासिक विग्रह, एक तो बैल की गाड़ी, ठीक है, और एक है बैल से खींची जाने वाली गाड़ी। एक ऐसी गाड़ी जो बैल से खींची जाती है, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं सामासिक विग्रह। अगर आप इसका सामासिक विग्रह लिखेंगे तो दो तरह ही सही लिख सकते हैं, या तो बैल से खींची जाने वाली गाड़ी या बैल की गाड़ी। आप ऐसे नहीं लिखने लग बैठ जाएगा कि बैल, जो गाड़ी बैल से खींची जाए, ना बिल्कुल नहीं, ये गलत तरीका होगा। सही क्या होगा, एक तो ये बैल से खींची जाने वाली गाड़ी या बैलगाड़ी। लेकिन इन दोनों में एक बहुत कॉमन चीज बात है, इन दोनों सेंटेंस जो मैंने बोले हैं कि ये दोनों ही तत्पुरुष में आ जाएंगे। ये तो बैलगाड़ी तत्पुरुष में आ ही रहा है और बैल की गाड़ी तो भी तत्पुरुष में आएगा, क्योंकि की हमारा उसमें आता है ना संबंध तत्पुरुष में। देखिए की आ गया ना यहाँ पे, तो ये तत्पुरुष में आएगा। कहने का मतलब ये दोनों ही अर्थ में तत्पुरुष में रहेगा।
अभी मैंने कहा भी था आपको कि तत्पुरुष के भेदों में फर्क हो सकता है, लेकिन वो समास फिर तत्पुरुष में ही घूमता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वन मानुष, सॉरी छूट गया एक, रेलगाड़ी। रेल माने पटरी होता है, पटरी पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी। तो रेल की गाड़ी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बेहतर ज्यादा होगा। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, ठीक है। वन का मानुष ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसीलिए वन में रहने वाला मानुष ये ज्यादा उचित होगा। तत्पुरुष समास के उपवेद भी हैं, ठीक है। कौन सा उपवेद है? नए तत्पुरुष। ये कंफ्यूज करता है, किससे कर देता है मैं अभी आगे बताता हूं आपको। नए तत्पुरुष इसको कहते हैं। इसमें क्या है कि नकारात्मक अर्थ को देने वाले अ और अन उपसर्ग से युक्त होता है। ये माने इससे जो शब्द बना होता है उसके आगे अ लगा होता है, ठीक है। कहीं पे छोटा अ लगा होता है ये इसकी तरह से, ठीक है, अनादर, और ये अन भी लगा होता है। तो ये क्या है, दूसरे शब्द को भी मतलब उससे बनने वाले शब्द से क्या है, आगे उसमें आ की मात्रा लग जाती है। अब जैसे देखो अनाथ, अच्छा माफ करें, अन से इससे कोई शब्द का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये दोनों ही संस्कृत, एक तो हिंदी का है और एक अन जो है वो संस्कृत का है, ठीक है। तो एक तो बन रहा है अनाथ, तो अनाथ मीन्स न नाथ, माने नाथ जिसके ऊपर कोई ना हो। नाथ का मतलब होता है स्वामी, मालिक या सहारा, ठीक है। तो न नाथ अनाथ। अन्याय न न्याय, जिसके साथ न्याय ना हुआ हो, न न्याय अन्याय। अनाचार नाचार। अब आप सोचेंगे ये क्या है, ये इसके सामासिक विग्रह हैं, ये इसके समस्त पद हैं। अनाथ का सामासिक विग्रह क्या है? न नाथ। और ये कौन सा उदाहरण होगा? तत्पुरुष समास का। अनाचार न आचार, अनादर न आदर, अनादर न आदर, ठीक है। ये अनशब्द, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, आप इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी में उदाहरण जब लिखेंगे तो ये अ नहीं लिखना, ठीक है। अनादर लिखना और इसके बाद डायरेक्ट ये लिखना। ये किसके उदाहरण है? ये नए तत्पुरुष के। तत्पुरुष का भेद है नए तत्पुरुष। अब मैं एक बात बताता हूं आपको कि ये कंफ्यूज करता है कहां से, कि ये अव्ययी भाव समास से कंफ्यूज करता है, ठीक है। अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण होते हैं, उनसे ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं फटाफट से वहां पे लेके चलता हूं आपको कि जैसे ये देखिए आजन्म। तो आजन्म है जन्म से लेकर, इसमें एक अर्थ निहित हो रहा है, क्या कि जन्म से लेकर माने पर्यंत अर्थ तक। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि आजन्म माने जन्म से लेकर, कंठ तक माने आकंठ तक। तो यहाँ पे आ लगा, ठीक है, लेकिन इसमें एक अर्थ निकल रहा था जन्म से लेकर। तो इनमें अ इस वजह से लगा कि जन्म से लेकर माने पर्यंत अर्थ में आ लगा। लेकिन जहां पर न अर्थ में अ लगेगा आगे, मैं फिर से बोल दूं, जहां पे न अर्थ में अ लगेगा वहां पर नए तत्पुरुष होगा, वहां पे नए तत्पुरुष होगा, वहां पे अव्ययी भाव समास नहीं होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, जहां पर न के अर्थ में, न के अर्थ में, नकारात्मक अर्थ में अ या अन लगेगा, वहां पर तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, जैसे अनाथ, अन्याय, अनाचार, अनादर, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो आपके पास 9th क्लास की ग्रामर की बुक है, मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि आप सभी के पास होगी, उसे जरूर देखिएगा। लेकिन जो अव्ययी भाव समास में जो अ आगे लग रहा है, अपर्यंत या आकंठ, आजीवन, वो हो रहा है पर्यंत तक, पूर्ण तक, मतलब बहुत समय तक, पूरे भरपूर समय तक के अर्थ में लगता है, ठीक है। इस पूरे स्लाइड को पीछे जाकर मैंने अभी आपको दिखाया था, और नोट्स में भी आप इस पूरे स्लाइड में आराम से बैठ करके देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है तत्पुरुष समास, आज हम इसे इतना ही कर रहे हैं समास को, और अगली क्लास में मैं आपको इसको आगे जरूर बताऊंगा। अब आपको इसमें क्या क्या लिखना है ये जरूर समझ लीजिए, ठीक है। ये वाला तो आपको पूरा लिखना ही है, क्या नहीं लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो कट निशान है वो आपको नहीं लिखना है। तो ये जो अंडरलाइन वाले जो पॉइंट्स हैं इनको मत लिखिएगा अपनी कॉपी में, जो भी आपके पास कॉपी है उसमें मत लिखिएगा, और इसको मैं इसे करेक्शन कर दूंगा। ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है, ठीक है। बस इसको आप लिखें और कॉपी में लिख लीजिएगा। और ज़्यादा अगर 4-4 जो उदाहरण आगे दिए हुए हैं मैंने, अगर वो इतने ज़्यादा अगर लग रहे हो तो आप 2-2 उदाहरण ज़रूर लिख लीजिएगा। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में आप किताबें अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो जैसे ये 2-2 उदाहरण आप ज़रूर लिख लें, तो ये आपको एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि कॉपी में हमारे पास नोट्स लिखे होते हैं, तो हम किताब, इतनी मोटी किताब अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वहाँ से आप देख करके इसे कर सकते हो। और बाकी का ये वीडियोज़ और तो अवेलेबल रहेंगे, और हम तो हैं ही, क्यों चिंता करते हैं आप, ठीक है।
लेकिन गंभीर होइए, पढ़िए, जरूर पढ़िए। धन्यवाद।